हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीयूटी 2025 का जो इकोनॉमिक्स डोमेन है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस है वो मोस्ट लाइकली है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए ताकि कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रखता है उसको आप मिस ना करें। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए और अपडेट चाहिए सीयूटी के रिलेटेड, तो आप जो है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन वन क्या है? इफ इन एन इकोनॉमी जीडीपी डिफ्लेटर राइजेस फ्रॉम 120 टू 132 व्हाइल रियल जीडीपी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो रियल जीडीपी है, जो कि आपका बेस ईयर के प्राइजेस पे कैलकुलेट किया जाता है, उसको वो अभी कांस्टेंट है। ठीक है, आपका जो जीडीपी डिफ्लेटर है यानी कि प्राइस इंडेक्स, वो 132 हो जाता है। तो आपका नॉमिनल जीडीपी जो है वो कितना रहेगा? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको पता होगा, मतलब कि जो फॉर्मूला है, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है? रियल नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। ठीक है, उस फॉर्मूला को आप लगाएंगे तो आपको जो आंसर है इंक्रीज बाय 10% आपको मिल जाएगा। और किस वे में सॉल्व किया हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम यूजिंग इनकम मेथड। इनकम मेथड का यूज करके हम लोग डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने हो कौन सा को ऐड नहीं करेंगे? किसको ऐड नहीं करेंगे? ठीक है, रेंट अर्न बाय रेसिडेंट, प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, एनएफआईए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो एनएफआईए को हम लोग ऐड नहीं करते हैं। एनएफआईए जो है आपका नेशनल कंसेप्ट है और डोमेस्टिक इनकम में आपका ऐड नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन थ्री क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ एमपीएस इज 0.2। एमपीएस का वैल्यू 0.2 है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? तो अगर एमपीएस का वैल्यू 0.2 है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो एमपीएस अगर 0.2 है, ठीक है, तो आपका इनवर्स रिलेशन होता है, तो 1/0.2 करने से 5 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फोर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन लीड्स टू ए चेंज इन द मनी सप्लाई। इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन को करने के बाद, कौन सा ट्रांजेक्शन को जब हम लोग करेंगे तो मनी सप्लाई में चेंज आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी चेंज आए, ठीक है, चेंज आना चाहिए। तो ट्रांसफर फ्रॉम करंट टू सेविंग अकाउंट, इससे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आरबीआई जो है बॉन्ड जो खरीदता है उससे चेंज आ सकता है। विड्रॉल फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट से अगर विड्रॉ करेंगे तो भी चेंज आने का प्रोबेबिलिटी है। रिपेमेंट ऑफ लोन बाय पब्लिक टू बैंक। तो इसमें क्या बोला है? मनी सप्लाई में चेंज कब आएगा? तो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्यूरेट आंसर आपका क्या होगा? परचेस ऑफ बॉन्ड्स बाय आरबीआई। ये आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन का पार्ट है। ठीक है, जब बॉन्ड्स खरीदेगा आरबीआई तो मनी सप्लाई पे जो है वो चेंज आएगा। ठीक है, क्वेश्चन फाइव क्या कह रहा है? विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन इन बीओपी। बीओपी में दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं आपके, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ऑटोनोमस जो होता है प्रॉफिट मोटिव से होता है, एकोमोडेटिंग जो होता है प्रॉफिट मोटिव से नहीं होता है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का एग्जांपल आपसे पूछा गया है, import of capital goods, gift from abroad, RBI intervention in the forex मार्केट, लोन गिवन टू फॉरेन कंट्रीज। तो इनमें से कौन सा जो है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा आपका? इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैपिटल लिखा है तो आप सोचेंगे ये तो आपका कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा, मतलब कि ये आपका क्या बोलते हैं, ये एकोमोडेटिंग होना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा होगा। पर ये एकोमोडेटिंग नहीं है। जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें किसी भी गुड्स को हम लोग इंपोर्ट करते एक्सपोर्ट करते, चाहे कैपिटल गुड्स ही क्यों ना हो, तो आपका ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन के बीच में ही आएगा। ठीक है, ये आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट के पर्पज से होता है, ना ही बीओपी को करेक्ट करने के मोटिव से। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज 100 करोड़, एनआईटी 20 करोड़ है और डिप्रिसिएशन 10 करोड़ है, तो आपको जीडीपी पूछा है। ये एक न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व कर लीजिएगा, बाकी आपको सोल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है। इसका आंसर है 130 करोड़। क्वेश्चन सेवन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। इनमें से कौन सा जो है सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो सेंट्रल बैंक का फंक्शन कौन सा नहीं है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है। सेंट्रल बैंक जो होता है पब्लिक से डिपॉजिट कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। कमर्शियल बैंक जो होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, पर सेंट्रल बैंक जो है डायरेक्टली डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। क्वेश्चन एट क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विद फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज। इनमें से कौन सा ऐसा चीज होने पे फिजिकल डेफिसिट जो है वो इंक्रीज हो सकता है? तो फिजिकल डेफिसिट कब इंक्रीज होगा? ठीक है, फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होगा आपका जब आपका गवर्नमेंट जो है वो बोरोइंग को इंक्रीज करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट इंक्रीजेस बोरोइंग फॉर सब्सिडीज, बोरोइंग इंक्रीजेस फिजिकल डेफिसिट व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइजेस मोर देन रेवेन्यू। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है तब जो बोरोइंग किया जाता है उससे हमारा फिजिकल डेफिसिट जो होता है वो राइज होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है? व्हेन प्लान्ड सेविंग इज ग्रेटर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। जब प्लान्ड सेविंग, ठीक है, जो प्लान्ड सेविंग है वो आपका प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है टू सेक्टर इकोनॉमी में, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो अगर सेविंग ज्यादा है तो आपका आउटपुट जो है फॉल होगा। सेविंग ज्यादा होने से क्या होता है? आपका इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी में कम जाता है, कम इन्वेस्टमेंट होगा, कम खर्चा होगा, तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है डाउन, मतलब डाउन होगा, आपका आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा।
क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। तो मनी सप्लाई का पार्ट आपका कौन सा नहीं है, एफडी विद बैंक्स। बैंक्स में जो एफडी है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। एफडी में मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। M1 इंक्लूड्स करेंसी डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, नॉट फिक्स डिपॉजिट। ये आपका M1 का पूछा गया था, अगर कोई और मेजर ऑफ मनी सप्लाई होता, ठीक है, तो उसमें एफडी को भी इंक्लूड हम लोग करते हैं, पर M1 में एफडी इंक्लूड नहीं होगा। क्वेश्चन 11 क्या है, इन ओपन इकोनॉमी माइक्रो और इन ओपन इकोनॉमी माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्रीजेस इन एक्सपोर्ट लीड टू। इन ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्रीज इन एक्सपोर्ट लीड टू, अगर एक्सपोर्ट में इंक्रीज होगा तो क्या होगा। अगर एक्सपोर्ट में इंक्रीज होगा तो आपका डोमेस्टिक इनकम जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट्स आर इंजेक्शन इन सर्कुलर फ्लो, जैसे कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें बाहर से पैसा रिसीव होगा, तो इससे हमारा जो डोमेस्टिक इनकम है वो हमारा कंट्री का बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट इन बीओपी। बीओपी में कैपिटल अकाउंट का पार्ट कौन सा है, इसमें आपसे पूछा गया है। तो कैपिटल अकाउंट का पार्ट कौन सा है, इनमें से कैपिटल अकाउंट का पार्ट है आपका परचेस ऑफ शेयर बाय फॉरेन इन्वेस्टर। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर से हम लोग शेयर्स खरीदते हैं इस कंट्री में, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 13 क्या है, द मोस्ट कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर बिटवीन मोस्ट कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मेजर इज। जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मेजर है वो कौन सा है, मतलब जिससे हम लोग मनी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेंगे तो मनी सप्लाई जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बाकी जैसे कि सीआरआर को कम करना है, आपका रेपो रेट को कम करना है, इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक्सपेंड होगा, एक्सपेंशन होगा, मनी सप्लाई का इंक्रीज होगा। 14 क्वेश्चन क्या है, व्हेन रियल जीडीपी इंक्रीजेस एंड प्राइस लेवल आल्सो इंक्रीजेस इट इंडिकेट। जब रियल जीडीपी और प्राइस लेवल दोनों इंक्रीज होता है तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है। तो जब रियल जीडीपी और प्राइस लेवल इंक्रीज होता है तो ये आपके डिमांड पुल इन्फ्लेशन को बताता है, ठीक है। राइजिंग जीडीपी विद राइजिंग प्राइस लेवल मींस डिमांड इज ग्रोइंग फास्टर देन सप्लाई पुशिंग प्राइसेस अप। मतलब कि जो आपका जीडीपी है, ठीक है, वो आपका प्राइस लेवल के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो डिमांड जो है आपका सप्लाई से ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है कि प्राइसेस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इफ द गवर्नमेंट प्राइमरी डेफिसिट जीरो इट मींस। अगर गवर्नमेंट का प्राइमरी डेफिसिट जीरो है तो इसका मतलब क्या है। तो प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो है तो इसका मतलब है आपका कि बोरोइंग जो है आपका इंटरेस्ट पे करने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। बोरोइंग इंटरेस्ट पे करने के लिए यूज किया जा रहा है, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो होगा तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, ए कंट्री एक्सपीरियंस ट्विन डेफिसिट इज फेसिंग। अगर एक कंट्री जो है ट्विन डेफिसिट एक्सपीरियंस कर रहा है तो कौन से दो डेफिसिट का बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो ट्विन डेफिसिट आपका जो होता है वो बजट डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट को बात किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 17 क्या है, इंक्रीजिंग एसएलआर बाय आरबीआई वुड लीड टू। अगर आरबीआई जो है एसएलआर को इंक्रीज करेगा तो इससे क्या होगा। तो अगर एसएलआर को आरबीआई इंक्रीज करता है तो एसएलआर को इंक्रीज करने से आपका बैंक लेंडिंग कम जाएगा, क्योंकि बैंक को जो है अपने पास बहुत ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा। तो अगर रिजर्व वो ज्यादा रखेगा तो ऑब्वियसली लेंड जो है वो कम कर पाएगा। क्वेश्चन 18 क्या है, द फिलिप कर्व शोस ए ट्रेड ऑफ बिटवीन। जो फिलिप्स कर्व होता है वो किस चीज को दिखाता है, फिलिप्स कर्व मतलब किसका रिलेशनशिप को दर्शाता है। तो फिलिप कर्व जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को दिखाता है, ठीक है। कि इन द शॉर्ट रन रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू राइज इन्फ्लेशन, द की आइडिया फिलिप कर्व। मतलब इसका मेन आइडिया क्या है कि अगर हम लोग शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने जाते हैं तो इन्फ्लेशन जो है वो राइज होने लगता है, ठीक है। क्वेश्चन 19 क्या है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट इन फिजिकल पॉलिसी मींस। जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट है फिजिकल पॉलिसी में वो किस चीज का बारे में बात करता है। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है फिस्कल पॉलिसी में वो आपका गवर्नमेंट बोरोइंग रिड्यूसेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इस चीज को कहता है। लार्ज गवर्नमेंट बोर्डिंग रेजेस इंटरेस्ट रेट मेकिंग इट कॉस्टलियर फॉर प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि जब गवर्नमेंट जो है बड़े बड़े अमाउंट में बोरो करता है तो इससे क्या होता है आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो लोग इतना बड़ा अमाउंट को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो वो लोग कम लेंडिंग लेने लगते हैं, मतलब कम वो लोग लोन्स लेंगे। तो इससे क्या होता है आपका जो प्राइवेट सेक्टर का जो लेंडिंग है, मतलब जो उनका इन्वेस्टमेंट हो कॉस्टलियर हो जाता है, ठीक है, तो वो लोग जो है वो उसको कम कर देते हैं। ट्वेंटी क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्यू टू करेंसी डेप्रिसिएशन विल मोस्ट डायरेक्टली इफेक्ट। फॉरेन एक्सचेंज में फॉल हुआ है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, किस चीज की वजह से, करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से। तो करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से अगर फॉल हुआ है तो किस चीज पे मतलब इफेक्ट करेगा, किसको डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। तो वो आपके अगर मतलब डायरेक्टली आपका इंपोर्ट्स को इफेक्ट करेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएटेड करेंसी मेक इंपोर्ट मोर एक्सपेंसिव रिड्यूस फॉर ए रिजर्व लिमिट एबिलिटी टू पे फॉर देम, ठीक है। तो इंपोर्ट को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, इफ जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू 150 एंड नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू
150 लाख रियल जीडीपी इस जब जीडीपी डिफलेटर का वैल्यू दिया गया है और नॉमिनल जीडीपी का भी वैल्यू दिया गया है, तो फॉर्मूला पुट करके आप डायरेक्ट आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 22 क्या है, इफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 2.5 द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू 2.5 दिया है, तो आपको एमपीएस का वैल्यू पूछा गया है, तो इसमें भी आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 23 डिस्कस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड व्हेन। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है हम लोग कब सबसे अच्छे से देख सकते हैं, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को देखने का सबसे बेस्ट तरीका जो है, बेस्ट तरीका आपका जब है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, ठीक है, कि जब हम लोग 5 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, एडिशनल एक 6 इंसान आने की वजह से भी प्रोडक्टिविटी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उस लेबर का कुछ नहीं है, उसके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब हम लोग कह सकते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, क्योंकि उस लेबर का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है तब, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सफिशिएंट लेबर है। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो का लीकेज हम लोग किसको कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब कि किस एक्टिविटी से आपका सर्कुलर फ्लो से पैसा जो है वो बाहर नहीं जाएगा, तो किस एक्टिविटी से बाहर नहीं जाएगा, तो वो है आपका गवर्नमेंट सब्सिडीज। गवर्नमेंट सब्सिडीज जो है, ठीक है, सब्सिडी क्या है, आपका इंजेक्शन है, दे इंक्रीज स्पेंडिंग कैपेसिटी। सब्सिडीज बढ़ाने से क्या होता है, लोगों का स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो ये जो होता है इंजेक्शन है मनी सप्लाई का सर्कुलर फ्लो में। क्वेश्चन 25 क्या है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इन्फ्लेशन के टाइम पे जो मनी का परचेजिंग पावर है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे मनी का परचेजिंग पावर जो होता है वो कम जाता है, ठीक है, मनी का परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो खत्म होता है। थैंक यू ऑल।